हाय बच्चों, तो कैसे हो आप सब। और आप लोगों के साइंस में क्या हालचाल है। जिनके हालचाल बढ़िया हैं तब तो बहुत ठीक, जिनके नहीं बढ़िया है तो वो लोग हमसे जुड़ जाएं, उनके हालचाल साइंस में मैं बढ़िया कर दूंगा। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर जो आज आपकी क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो आज साइंस के क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ऐसे मान लीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा से कभी मिस ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा लेक्चर देखना है, अच्छे से समझना है। मैं आपको रटाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी समझा दूंगा कि साइंस आपके दिमाग में बस जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन लोगों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो बच्चे फटाफट से जाएं और पहला लेक्चर देखें, कि वहां पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो बच्चों चलो देर ना करते सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बच्चों बहुत ही झक्कास क्लास होने वाली है, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो देखिएगा बच्चों, आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है लाल रंग के लिए, सेकंड है पीले रंग के लिए, थर्ड है बैंगनी रंग के लिए, और लास्ट है आपका हरे रंग के लिए। देखिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और समझते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है और कांच का अपवर्तनांक किसके लिए अधिकतम होता है। और अक्सर तो बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो चलो शुरू कर देखिएगा। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने वर्ण विक्षेपण पढ़ा है नहीं पढ़ा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। वर्ण विक्षेपण या जिसे भी परिक्षेपण कहते हैं, क्या कहते हैं, परिक्षेपण बोलते हैं। नहीं सुना? सब लोगों ने पढ़ा है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए ऐसा होता है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश आता ना, अरे सूर्य का प्रकाश वही आपका जो श्वेत होता है, ये जो प्रकाश आपका आता है, तो इसमें जानते हो बच्चों, इसमें बहुत सारे रंगों के प्रकाश होते हैं, बहुत सारे रंगों के प्रकाश होते हैं, बट हमें दिखाई नहीं पड़ते, हमें सिर्फ श्वेत दिखाई पड़ता है। तो अगर हमें ये सारे रंग देखने तो हमें क्या करना पड़ेगा जानते हो? अगर इसी सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से गुजार दें, किससे गुजार दें, किसी प्रिज्म से गुजार दें, तो हमें जो पर्दे पे रंगों का क्रम प्राप्त होता है, वो क्रम आपका इस तरीके से होता है, विबग्योर। अभी आपको बता रहे हैं, देखिएगा बच्चों जरा एक में देखिएगा। आपके पास सपोज करो ये प्रिज्म है, और प्रिज्म पे आपने श्वेत रंग के प्रकाश की किरण डाली है। कैसे? ये श्वेत प्रकाश कैसा है, आपके पास श्वेत प्रकाश है, आपने डाल दिया है, तो क्या होगी, इसका अपवर्तन हो जाएगा इस तरीके से, फिर ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये जब प्रिज्म से गुजरती है तो ये आपकी श्वेत प्रकाश की जो किरण थी आपके कई रंगों में विभाजित हो जाती है इस तरीके से। क्योंकि आपको जो पर्दे पे रंग मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है। सबसे नीचे आपका होता है बैंगनी, फिर आपका होता है इंडिगो, फिर आपका होता है ब्लू, फिर आपका होता है ग्रीन, फिर आपका होता है येलो, फिर आपका होता है ऑरेंज, फिर आपका होता है रेड। ध्यान दीजिएगा, आर से आपका क्या है, रेड है, और वी से आपका क्या है, वायलेट। ध्यान रखना, इस रेड का मतलब होता है लाल, इसका मतलब होता है बैंगनी। क्या होता है, बैंगनी आपका होता है। समझिएगा, बीच में आपके इतने सारे कलर होते हैं, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा। ठीक है, तो आपको स्पेक्ट्रम पे इतने रंग आपको प्राप्त होते हैं। नीचे आपका बैंगनी होगा, ऊपर आपका रेड होगा। अच्छा जानते हो, तो क्या है, आपने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा तो आपको पर्दे पे इतने सारे रंगों का समूह प्राप्त होता है, क्रम प्राप्त होता है। सबसे नीचे आपका वायलेट होगा, बैंगनी होगा, सबसे ऊपर आपका रेड होगा, मतलब लाल होगा, बीच में आपके इतने सारे और भी रंग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। अच्छा अब बताओ, तो वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? देखो, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक है, तो श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है।
विभाजित हो जाना या फिर अपने अवयवी रंगों में बट जाना, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ये जो घटना आपकी क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। समझ गए, या इसे परिक्षेपण भी बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण आपका होता क्या है, पहले इसको समझो। देखिएगा, वर्ण विक्षेपण होने का मुख्य कारण यह है कि अलग अलग रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो किसी पदार्थिक माध्यम में अलग अलग होती है। देखो कि आपके इतने सारे रंग श्वेत प्रकाश में मिश्रित हैं। जब आपका श्वेत प्रकाश किसी से वायु में चलता है, किसमें चलता है, वायु में चलता है, तो इसकी चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है, ठीक है। और श्वेत प्रकाश में आपके इतने सारे रंग मिश्रित होते हैं, तो ये श्वेत प्रकाश जब आपका किसी वायु में चले या फिर निर्वात में चले तो उसकी चाल इतनी होती है बच्चे, समझ गया ना। अच्छा, जब इस श्वेत प्रकाश को किसी पदार्थिक माध्यम से गुजरना पड़ता है तो वहां पे अलग अलग रंगों के प्रकाश की चालें अलग अलग हो जाती हैं। मतलब समझे कि अगर आपका रेड कलर का प्रकाश जो है, रेड कलर का आपका जो प्रकाश है, जब इसे प्रिज्म से गुजारेंगे तो इसकी चाल कुछ और होगी, ऑरेंज की कुछ और होगी, येलो की कुछ और होगी, ग्रीन की कुछ और होगी, ब्लू की कुछ और होगी, इंडिगो की कुछ और होगी, वायलेट की कुछ और होगी। मतलब सभी रंगों के प्रकाश की जो चालें हैं भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए आपका वर्ण विक्षेपण होता है। समझे, समझ गए। मतलब सभी रंगों के प्रकाश की चालें क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, इसीलिए जानते हो क्या, इसीलिए आपका वर्ण विक्षेपण की घटना आपको प्राप्त होती है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा चाल किसकी होती है, तो आपका जो रेड कलर है, कौन सा, रेड कलर, तो जानते हो इसकी चाल क्या होती है, सबसे अधिक, क्या होती है, इसकी चाल सबसे अधिक होती है। बच्चे ध्यान देना। और आपका जो होता है वायलेट, क्या होता है, वायलेट मतलब बैंगनी, इसका मतलब क्या होता है, बैंगनी लिखा है, ठीक। इसकी जानते हो, इसकी जो चाल है सबसे कम होती है, क्या होती है, सबसे कम होती है। रेड कलर की चाल सबसे अधिक होती है और वायलेट कलर की चाल सबसे कम होती है। वायलेट रंग के प्रकाश की चाल, समझ गए, सबसे क्या होती, कम होती है। अच्छा, इसकी चाल सबसे कम होती, ध्यान दीजिएगा, इसकी चाल होती सबसे कम, जानते हो। अतः कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है, क्या होता है, समझा आपने, कि किसी पदार्थिक माध्यम में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। यही कारण है, क्योंकि बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, यही कारण है कि कांच का जो अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के लिए क्या होगा, सबसे अधिकतम होता है। तो बच्चा समझे, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल राइट आंसर है कि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, तो बच्चे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। अब चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछा है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। आपके पास ऑप्शन है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और कोई क्षेत्र नहीं। तो देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक यहाँ पे पूछा गया है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन आपका एक आवेशित कण होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका जो होता है एक आवेशित कण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, पूछा है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कैसा होता है, एक आवेशित कण, कैसा होता है, आवेशित कण आपका होता है। और इस पे आवेश कैसा होता है जानते हो, ऋणावेश, कैसा होता है, ऋणावेश। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान है ध्यान रखना, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन की जगह आपसे आवेश कह दें कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो भी एक ही बात होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर आपसे कहा जाए कि एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र या फिर वैद्युत क्षेत्र,
तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका जो गतिमान आवेश होगा वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। तो चाहे आवेश बोले या फिर इलेक्ट्रॉन बोले, आपका आंसर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर है थर्ड वाला बिल्कुल क्या है? राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो डियर इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जान चुके हैं। अच्छा, यहां पर आपसे पूछा कि गतिमान इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए ये आपका गतिमान इलेक्ट्रॉन होगा, कैसा होगा? जब गतिमान होगा, ध्यान दीजिएगा, जब गतिमान होगा तब वो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, क्या हो? स्थिर हो, तब जानते हो, तब आपका वो केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तब आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो समझे बच्चे, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आपका गतिमान है तो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करेगा, और अगर वो स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग जान चुके हैं बच्चे। अब क्या करते हैं? अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे उसने क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? आपके ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, बैंगनी। देखो पूछा है जब श्वेत रंग का प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम आपको एक प्रिज्म बना के बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। आपको यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम प्रिज्म बनाते हैं पहले। थोड़ा सा फिगर अगर अच्छा बनेगा तो समझ में अच्छा आएगा, इसलिए इसे स्केल से खींचने, वरना बना तो ऐसे ही देते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा फिगर होगा तो समझ में आप लोगों को अच्छा ही आएगा। अब हम सोचते हैं कि आपको अच्छा समझाएं, क्यों? देखो डियर, आपका ये हो गया एक प्रिज्म, इसको नाम दे दिया हमने ABC। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे हम श्वेत प्रकाश की किरण एक डालते हैं। डाल दें? ठीक है, हमने क्या किया, इस पे एक श्वेत प्रकाश की किरण आपतित कर दी। क्या किरण कैसी है? श्वेत प्रकाश की। कैसी है? श्वेत प्रकाश की। ओके, अच्छा अब इसका होगा अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। देखो क्या करते हैं, बस इस पे आप अभिलंब खींचेंगे, ऐसे नॉर्मल इस पे खींचते हैं, ये आपका होगा अभिलंब। हमने खींच लिया इसको। अगर यहाँ पे ना खींचते तो भी कोई बात नहीं थी, खींचना तो पड़ेगा। ठीक है, अब ये वायु से कांच में जा रही है तो क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे झुका देते हैं। ओके, आपका ये हो गया। अब ये आपकी अपवर्तित किरण है, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी अपवर्तित किरण है। फिर क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके से आपकी ये निकल जाएगी। ध्यान देना, इस तरीके से क्या होगी, आपकी ये किरण निकल जाएगी। अब आपकी ये क्या है, निर्गत किरण। ठीक, और अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपका श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो कई रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये तो आपका सबसे ऊपर जो कलर होगा वो आपका कौन सा होगा जानते हो? वो डियर आपका होगा लाल रंग। क्या होगा? लाल रंग। अच्छा, इसके नीचे भी सबसे नीचे कौन सा रंग होगा, उसको जरा निकाल देते हैं। देखो ये आपका वर्ण विक्षेपण हो रहा है डियर। क्या हो रहा है? वर्ण विक्षेपण। ये खींच दिया। ठीक है, ये भी किरण तो निकलेगी आपकी कि नहीं निकलेगी? इस तरीके से आपकी ये भी किरण क्या हो रही है,
निर्गत हो रही है। इसको भी दिखा दे कि निर्गत आपकी हो रही है। ठीक, तो सबसे ऊपर आपका लाल है और सबसे नीचे आपका कौन सा कलर होगा, बैंगनी रंग का प्रकाश आपको मिलेगा। बीच में आपके बहुत सारे रंग होंगे जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो देखिएगा जब स्पेक्ट्रम आपको मिलता है तो स्पेक्ट्रम में आपके सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है और सबसे ऊपर आपका लाल रंग होता है। क्या होता है, लाल रंग होता है। अच्छा, क्या करें, अगर इन्हीं किरणों को हम पीछे बढ़ा दें, क्या कर दें, इन्हीं किरणों को अगर हम पीछे बढ़ा दें, क्या कर दें, देखो डियर ध्यान से देखना, हम क्या करने वाले यहाँ पे, इन्हीं किरणों को हम जरा पीछे बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से बढ़ा दिया। अच्छा, इस वाली किरण को तो पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी डियर हम पीछे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लो कि आपका विचलन कोण ही क्या है। जब विचलन कोण जान जाओगे तो इस फिगर को देखने के बाद तुम खुद ही बता दोगे कि किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। दोनों किरणें आपकी यहाँ पे कट करती हैं। ठीक है डियर। अच्छा, एक बात और आप जानते हैं क्या, जो आपकी आपतित किरण थी इसको भी उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया। अब जरा डियर यहाँ पे देखना आप लोग कि इस आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया है। अब जो आपकी किरण निर्गत हो रही थी इनको हमने थोड़ा सा और पीछे बढ़ाया। तो यहाँ पे कहीं पे मान लो ये ओ पॉइंट पे कट करेंगे। अब छोड़ो, अब देखिएगा अगर प्रिज्म पर कोई किरण आपतित हो रही उसको आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, तो जहां पे आपकी ये आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहां पे ये दोनों कट करती हैं, ठीक है, तो वहीं पे जो आपका कोण बनता है वो आपका क्या होता है, विचलन कोण। क्या होता है, विचलन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, इस हमने लाल वाले जो आपके लाल प्रकाश की किरण थी इसको पीछे बढ़ाया, तो ध्यान दीजिएगा डियर जो आपका विचलन कोण होता है, विचलन कोण, कैसा कोण, विचलन कोण, इससे हम डेल्टा से निरूपित करते हैं। जब आपका विचलन कोण मिनिमम होता है तब उसे डेल्टा एम से नोट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये आपका लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण है तो इसे लिखेंगे डेल्टा आर। क्या लिखेंगे, डेल्टा। अच्छा, बैंगनी रंग के प्रकाश को जो हमने पीछे बढ़ाया तो आपकी यहाँ पे कट कर रही ना, समझे ना, तो आपकी ये जो किरण, आपकी जो ये वाली किरण है इसके साथ में जो कोण बनाएगी वो आपका बैंगनी रंग के लिए क्या होगा, विचलन कोण होगा। समझे, प्रिज्म पर आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और प्रिज्म से निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहां पे दोनों कट करती हैं वहां पे जो आपका एंगल बनता है वो होता है विचलन कोण। क्या होता है, विचलन कोण। अब डियर आप लोग देखिए, जो लाल रंग के प्रकाश था इसके किरण को जब हमने पीछे बढ़ाया तो हमारा एंगल जो बन रहा है विचलन कोण वो डेल्टा है, और जब बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण को हमने पीछे बढ़ाया तो आपका जो एंगल बन रहा है विचलन कोण का वो आपका क्या है, डेल्टा वी। वी फार है वायलेट और आर से है आपका रेड, तो कंफ्यूज नहीं होने को। ठीक, अब आप लोग जरा देख के बताओ, यहाँ पे विचलन कोण आपका बैंगनी रंग के लिए है डेल्टा वी और लाल रंग के लिए है डेल्टा। तो आप लोग बताओ कौन सा कोण बड़ा है, कौन सा बड़ा है। आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि आपका डेल्टा बी क्या है, बड़ा है। क्या है, डेल्टा बी क्या है, बड़ा है। तो आपका जो विचलन होता है, आपका विचलन जो जानते हो, तो आपका जो विचलन होता है सबसे जानते हो बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का। बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण को हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो आपका जानते हो बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है तो बैंगनी रंग के लिए हो गया, और अगर सबसे कम पूछे तो आपका सबसे कम होता है लाल रंग के लिए। तो बच्चों आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग का विचलन सबसे कम होगा तो वहां पे आपका आंसर होगा कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। मतलब लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका जो लास्ट वाला है बैंगनी है।
मतलब बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होगा, और अगर सबसे कम पहुंचे तो सबसे कम आपका लाल रंग के प्रकाश के लिए होता है। तो लाल प्रकाश सबसे ऊपर होता है और बैंगनी प्रकाश आपका सबसे नीचे होता है। तो डियर आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आपसे पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। ओम का नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपका आंसर है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक स्थित है तो उस पे जानते हो बल की दिशा हम किस नियम से ज्ञात करते हैं? नहीं जानते तो आओ आपको हम बता दें। तो अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें? अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कोई भी अगर धारावाही चालक स्थित है, कैसा? धारावाही चालक स्थित है, तो उस पे जो बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम होता है वो बच्चा आपका होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अभी हम आपको बताएंगे कि दिशा कैसे ज्ञात करते हैं और इनका नियम क्या है। तो डियर यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वो क्या होगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपका कोई भी धारावाही चालक स्थित है तो उस पर जो बल की दिशा ज्ञात करते हैं वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब धारावाही चालक यार क्या है? धारावाही चालक मतलब इसमें धारा आपकी प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, धारा आपकी प्रवाहित हो रही होती, उसे हम लोग धारावाही चालक बोलते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है क्या, ध्यान दीजिएगा, इनका ये नियम है क्या, आप लोगों को ये नियम बताएंगे और ये नियम हम कैसे अप्लाई करेंगे हम आपको वो भी बताएंगे। देखिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हम क्या करेंगे, अपना बायां हाथ लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमारी जो दो उंगली ये वाली, इनको हम ऐसे बंद कर लेंगे, बंद कर लिया, ठीक है। अंगूठे बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब जो हमारी बीच की उंगली है बिल्कुल इसको ऐसे करो, ऐसे देखो, ऐसे, ये सामने की ओर रखो, देख रहे हो ना, देखो अच्छे से देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं, आपको ऐसे करना है, आपको देख रहे हो ना। आप क्या करेंगे, इन तीनों उंगलियों को, आपको अंगूठा, ये दोनों उंगलियां ऐसी फैलानी है कि ये परस्पर तीनों लंबवत रहे। इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, और इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल आपका होगा। समझ गए? अब देखिए ये हम अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनका नियम क्या है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, ठीक है, तब यदि पहली उंगली, आपकी ये पहली उंगली है, तब यदि पहली उंगली, इसे तर्जनी भी बोलते हैं, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, किसमें, ये आपकी होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, तथा बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो, किसमें हो, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। समझे? आपकी ये जो पहली उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। अब बीच वाली उंगली जो है आपकी, उसमें क्या है, बीच वाली जो उंगली है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को निरूपित करेगी। तब जो अंगूठा आपका है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अब देखो आपको बताता हूं कि ये कैसे आप इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखिएगा, सपोज करो, देखो हमने आपको यहाँ पे ये जो लाइन है इनके द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसकी दिशा जिधर हमने एरो बना रखा है इधर की ओर है डियर, ठीक है। अब सपोज करो इसमें आपका कोई ये चालक है, ठीक है।
अब मान लीजिएगा इसमें कोई एक चालक आपका ए बी स्थित है, ठीक है, इस तरीके से स्थित है। अब मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी दिशा जानते हो क्या, उसकी दिशा ये है, नीचे की ओर, मतलब ए से बी के उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक। अब इस चालक पर बल किधर लगेगा, इस चालक पर जो चुंबकीय बल लगेगा, तो देखिए बच्चों इस चालक पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा क्या होगी, उस बल की दिशा हमें बताएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो कैसे क्या करेंगे, देखो हमारी ये उंगली रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और ये उंगली रहेगी धारा की दिशा में। अब सपोज करो आपका ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर ऐसे आपका चालक ए बी रखा हुआ है, ठीक है, उस क्षेत्र में आपका चालक ऐसे रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, लगा दो, इस वाली उंगली को क्षेत्र की दिशा में कर दो। देखो इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र है, देखो इधर आपका चुंबकीय क्षेत्र है, हमने इस उंगली को ऐसे कर दिया। धारा आपकी नीचे की ओर, हमने धारा की दिशा में क्या कर दी, ये वाली उंगली कर दी, देखो ऐसे। अब अंगूठा किधर आ रहा, सामने की ओर आ रहा, तो इस चालक पर जो बल लगेगा वो इस चालक पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर की ओर होगी, ठीक है। जैसे अगर इसको हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो इस चालक पर जो बल लगेगा वो हमारी तरफ होगा, उसकी दिशा किधर होगी, हमारी तरफ होगी। समझ रहे बच्चे, तो आपको क्या करना है, क्षेत्र की दिशा में उंगली कर देनी है, ये वाली पहली वाली, और आपको धारा की दिशा में ये बीच वाली उंगली जिसे मध्यमा उंगली कहते हैं इसे कर देना है। तो जिधर आपका अंगूठा जाएगा वो दिशा किसकी होगी, वो चुंबकीय बल की दिशा क्या हो, वो आपकी चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो समझे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऐसे अप्लाई करेंगे। तो अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपका धारावाही चालक स्थित है तो उस पे जो बल की दिशा ज्ञात करते हैं वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो डियर आशा है कि आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है डियर। तो देखिए बच्चों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपसे पूछा है कि विद्युत विभवांतर का मात्रक है। आपके ऑप्शंस में 4 दे रखे हैं कि एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या फिर वाट है। देखिए बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, आपसे पूछा है विद्युत विभवांतर का मात्रक। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा इसका मात्रक क्या होता है। सबसे पहले समझ लो कि विद्युत विभवांतर हमारा होता क्या। देखो हम यहाँ पे एक बात और करते हैं, आपको बता दें कि आपका जो विद्युत विभव होता है क्या होता है, विद्युत विभव आपका हो या फिर आपका विद्युत विभवांतर हो, दोनों का ही मात्रक क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है मात्रक भी, आपका मात्रक आपका ये सेम होता है और इनका जो मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। अच्छा, जो विभवांतर की हमने परिभाषा पढ़ी थी तो वहां से हमने निकाला था डेल्टा V इक्वल टू W अपान में Q नॉट आपका, ये हमने विभवांतर की परिभाषा से फार्मूला निकाला था। तो देखिएगा यहाँ पे जो W होता है ये हमारा क्या होता है, कार्य होता है, और Q नॉट हमारा क्या होता है, आवेश होता है। तो W कार्य है, इसका मतलब क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। और हमारा ये आवेश का मतलब क्या होता है, कूलम। तो इस हिसाब से हमारा जो है इस विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम भी हो जाएगा। और यही मात्रक जूल प्रति कूलम हमारा विद्युत विभव का भी होता है। किसका होता है, विद्युत विभव का भी हमारा क्या मात्रक होता है, जूल प्रति कूलम होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके ऑप्शन में वोल्ट दे रखा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3rd वाला राइट आंसर होगा। क्या इसका आंसर होगा, वोल्ट। क्या होगा आंसर इसका, वोल्ट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक भैया आपका होता है वोल्ट, और इसे हम जूल प्रति कूलम भी कहते हैं। अगर कहीं पर ऑप्शन में आपका जूल प्रति कूलम हो तो जूल प्रति कूलम भी आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान चुके हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। हाँ तो डियर देखिएगा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए बहुत ही मस्त आपका क्वेश्चन पूछा है आपसे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है।
तो समतल दर्पण की बात करते हैं डियर, समतल दर्पण, इसे हम लोग प्लेन मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं बच्चा, प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखो जरा हम बात क्या करते हैं। देखिए बच्चा, पहले हम बात करते हैं आवर्धन की। आपका आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को बच्चा बोलते हैं मैग्निफिकेशन, तो इसे स्मॉल m से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं यार? देखिए प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? अब देखिए आइए और है क्या? प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब को हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। तो इसलिए इसे हमने लिया आई से। अच्छा, वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं जानते हो? वस्तु को बोलते हैं बच्चा ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इसलिए इसे हमने ओ से नोट किया। तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब की लंबाई है या वस्तु की लंबाई है, या फिर ऊंचाई कह दीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, समतल दर्पण जो आपका होता है, क्या होता है? समतल दर्पण। यार देखिएगा, समतल दर्पण जो तुम्हारा होता है, इसमें क्या करते हैं जानते हो? जितनी बड़ी इसके सामने वस्तु रखेंगे उतना ही बड़ा उसका इमेज, मतलब उतना, देखिए समतल दर्पण के सामने जितनी बड़ी हम वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी उतनी ही बड़ी होगी। सपोज करो आपका ये कोई समतल दर्पण है, यार हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, समतल दर्पण है, इसके सामने हमने कोई वस्तु रखी, ये ए बी, क्या रखी? ये वस्तु रखी यार ए बी, ठीक है। अब मान लो इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दर्पण, जो ये समतल दर्पण आपका है, इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अपने पीछे बनाएगा। कहाँ बनाएगा? अपने पीछे बनाएगा, और जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनाएगा। अब सपोज करो, ये मान लीजिए, सपोज करो यार ये वस्तु जो है आपकी 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है दर्पण से, तो समतल दर्पण क्या करेगा? अपने से 5 सेंटीमीटर पीछे, कहाँ? 5 सेंटीमीटर पीछे उसकी इमेज बनाएगा। मतलब जितनी दूरी वस्तु की होगी उतनी ही दूरी प्रतिबिंब की होगी दर्पण से। अब वस्तु की हाइट यहाँ पे कितनी? 10 सेंटीमीटर है आपका। मान लो प्रतिबिंब ये बन रहा ए डैश बी डैश, तो प्रतिबिंब की हाइट कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर ही होगी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों की हाइट सेम है बच्चा, तो यहाँ पे 10/10 कर देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जब हमारे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी तो आवर्धन कितना हो जाएगा डियर? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आवर्धन कितना होगा बच्चा? तो इसका आवर्धन होगा 1। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है पहला राइट आंसर होगा 1। क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? 1 होता है। अच्छा डियर, यहाँ पे एक बात आप लोग और जान लीजिएगा कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से अधिक कब होगा और 1 से कम कब होगा। देखिएगा, आपके प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर है और वस्तु की लंबाई नीचे है, तो अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से ज्यादा है, या फिर ये कहें कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, तो आवर्धन 1 से अधिक होगा। और अगर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है तो आवर्धन 1 से क्या होगा? कम होगा। हमने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ में ये भी बता दिया कि आपका आवर्धन 1 से कम कब होगा और 1 से अधिक कब होगा। तो डियर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान चुके हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही मजे मजे तुमको सारे क्वेश्चन करा देंगे मस्ती से, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा जो एग्जाम में आ जाए और आपको ना पता हो। तो देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे क्या पूछा है? किलोवाट घंटा। क्या पूछा है? किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है। अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो पहले इसमें ऑप्शन में क्या है? विद्युत शक्ति। क्या है? विद्युत शक्ति। देखिएगा यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है? विद्युत शक्ति आपका पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति को भैया हम पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से, मतलब पावर। तो इसका जानते हो, तो इसका मात्रक यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। और इसे हम लोग जानते हो जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं। मतलब इसका जो मात्रक वाट होता है तो उसे हम जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं।
आपका सेकंड ऑप्शन में आपका दे रखा विद्युत धारा, क्या दे रखा है, विद्युत धारा। देखिए भैया आपका दे रखा विद्युत धारा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो बच्चा इसे हम आई से नोट करते हैं, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है एम्पियर। अच्छा अगला ऑप्शन क्या है, देखिएगा यहाँ पे आपका फिर अगला ऑप्शन आपका है विद्युत ऊर्जा। क्या है, विद्युत ऊर्जा। क्या है, विद्युत ऊर्जा। देखिए आपको इन दोनों के हमने मात्रक बता दिए कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसे हम जूल प्रति सेकंड कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आपका एम्पियर होता है। अब छोड़ो, अब विद्युत ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा डियर, यहाँ पे हम आपको कई सारे क्वेश्चन साथ में करा रहे हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। देखो राइटिंग समझ जाओगे यार बच्चा, थोड़ा ऐसे लिखना, ठीक है। देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था विद्युत शक्ति, जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमारा फॉर्मूला निकल के आता P इक्वल टू W अपॉन में T। यहाँ पे मतलब जब शक्ति अथवा सामर्थ्य की हमने परिभाषा पढ़ी थी तो वहां पे हमारा सूत्र निकल के आता है P इक्वल टू W अपॉन में T। यहाँ पे W आपका क्या है, विद्युत ऊर्जा। क्या है, विद्युत ऊर्जा। T आपका क्या है, टाइम। किसी परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा की दर को उसकी शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। अब अगर यहां से हम क्या करें तो आपकी ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है। क्या है, विद्युत ऊर्जा है भैया। अब क्या करें, अगर यहां से हम W इक्वल टू करें तो P गुणे आपका T हो जाएगा। P आपका है पावर, तो इसका मतलब क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। आपका ये क्या है, सेकंड। क्या है, T है। T का मतलब क्या होता है, सेकंड। मतलब टाइम का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। तो यार अगर बात करें यहाँ पे W का क्या है, विद्युत ऊर्जा। क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा W का मात्रक क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू जो सेकेंड है ये भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिएगा अब यहाँ पे उसने हमसे जो पूछा है वो किलोवाट घंटा के लिए पूछा है। तो देखिएगा अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे जो आपका वाट है इससे शक्ति को अगर हम किलोवाट में ले लें, किस में ले लें, देखिए यहाँ पे शक्ति जो है आपकी वाट में, अगर हम शक्ति को किलोवाट में ले लें, किस में ले लें, किलोवाट में। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, किलोवाट, ठीक है। और समय यहाँ पे सेकंड में है, अगर इससे क्या कर लें, घंटा में, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो ये भी आपका जो है किलोवाट घंटा किसका मतलब होगा, विद्युत ऊर्जा का। किसका मतलब होगा, विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है, किलोवाट घंटा। या फिर ये कहें जो किलोवाट घंटा है वो विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक होता है। तो डियर आप इस क्वेश्चन का आंसर जान चुके होंगे। तो अब क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो देखिएगा डियर, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रोटॉन पर आवेश है। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो 8 नंबर 7 क्वेश्चन है। पूछा है कि प्रोटॉन पर आवेश, क्या पूछा है, प्रोटॉन पर आवेश पूछा है बच्चा। प्रोटॉन पर आवेश बताना आपको। देखिए बच्चों यहाँ पर हम आपको बताएं तो प्रोटॉन पे आपका चार्ज जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, जानते हो। मतलब आपका जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो धनावेश होता है या फिर ऋणावेश क्या होता है, नहीं जानते तो आपको बता दें। देखिए प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, धनावेश। क्या होती है, धनावेश, ठीक। और कितना धनावेश होता है जानते हो, इस पे जो धनावेश होता है वो 1 इकाई का कितना होता है, 1 इकाई धनावेश होता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू मतलब जिसका मान कितना होता है, जिसका मान जानते कितना होता है, प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस में 19 कूलम। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो धनावेश होता है और कितना होता है, 1 इकाई धनावेश होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती, प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस में 19 कूलम। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा कि प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस में 19 कूलम। अच्छा यहाँ पे आपको चीज और बता देते हैं कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं डियर। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ई से नोट करते हैं, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज होता है उसकी प्रकृति जानते क्या होती है, उसकी प्रकृति होती है ऋणावेश। क्या होती है, ऋणावेश होती है डियर। और कितना ऋणावेश होता है जानते हो, 1 इकाई। कितना होता है, 1 इकाई का ही ऋणावेश होता है, ठीक। और इसकी अगर मान की बात करें, मतलब इसके वैल्यू की अगर बात करें तो इसके वैल्यू जानते हो कितनी होती है चार्ज की, माइनस में 1.6 गुणे 10 की घात माइनस में 19 कूलम।
मतलब जितना ही प्रोटॉन पे धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। डियर समझ गए। अच्छा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जान चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में दो दो क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर मात्रक की बात आती तो दो दो मात्रक बताता हूँ, तो कुछ भी टर्म हो आपको यहाँ पे हम एक से ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक अशक्ति बराबर है, एक अशक्ति की उसने बात की। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है शायद। एक अशक्ति क्या है, एक अशक्ति, जिसे डियर देखिएगा हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग हॉर्स पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। ठीक है, और इसे 60 में जानते क्या लिखते हैं, 60 में से लिखते हैं एचपी। ठीक है, एक अशक्ति इसे हॉर्स पावर बोलते हैं, शॉर्टकट में इसे एचपी लिख देते हैं, हॉर्स पावर। तो एक अशक्ति बराबर होता है। देखिएगा, हम यहाँ पे आपको बता दें तो आपका एक अशक्ति होता है, एक अशक्ति एक आपका 746 वाट के क्या होता है, बराबर होता है। किसके, 746 वाट के क्या होता है, बराबर। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड वाला क्या होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा है कि 1 किलोवाट, देखिएगा क्या लिखा है, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में बता दूं मैं आपको, 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वाट होता है। क्या होता है, 1000 वाट। या फिर इसे भैया कभी कभी हम 10 की घात 3 वाट भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 के आगे 3 जीरो है ना, तो 10 की घात 3 वाट इसे कर देंगे। अच्छा, अगर बात करें 1 मेगावाट की, किसकी बात करें, 1 मेगावाट की, ध्यान दीजिएगा, 1 मेगावाट। तो बच्चों 1 मेगावाट में होता है 1 गुणे 10 की घात 6 वाट। क्या होता है, 10 की घात 6 वाट होता है। ठीक है, समझ गए। तो अगर बात करेगा मेगावाट की, तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर बात मेगा किया जाए, क्या जाए, मेगा किया जाए, 10 की घात 6 लगा दो यार, क्या लगा दो। और जहां पे बात किलो किया जाए वहां पे 10 की घात 3 लगा दो प्लस में। समझ गए, जहां पे आपका मेगा आ जाए वहां पे 10 की घात 6 लगा दो प्लस में, जहां पे बात किलो किया जाए वहां 10 की घात 3 लगा दो प्लस में। ठीक है, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट या फिर 10 की घात 3 वाट, 1 मेगावाट में 10 की घात 6 वाट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके अशक्ति की बात हो रही थी, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक अशक्ति में 746 वाट होता है। तो डियर आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, या फिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। देखिए ये अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। आपसे क्या पूछा है बच्चा कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम पूछा या अधिक, सबसे कम पूछा है। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है, सबसे कम पूछा है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। देखिए भैया क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी के वायुमंडल पे आता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल पे इससे धूल है, धुआं है, मिट्टी है आदि बहुत सारे छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं। जब इन कणों पे ये श्वेत प्रकाश पड़ता है तो ये कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसी प्रकाश को चारों तरफ फैला देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो प्रकाश है चारों तरफ बिखर जाता है, फैल जाता है। इस घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक साइंटिस्ट थे आपके लॉर्ड रेले। क्या थे, लॉर्ड रेले। ठीक है, इनका प्रकीर्णन का नियम था, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम क्या था, प्रकीर्णन नियम। इन्होंने अपना एक नियम दिया था, मैं आपको बता दूं इनका नियम क्या था। इन्होंने बताया था कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर तीव्रता को लिखें हम कैपिटल आई से, ये प्रकाश की क्या है, तीव्रता, और प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता है। तो बताया था कि ये जो तीव्रता है, तो जो आपका प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य के, किसके, तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। डियर समझिएगा, अगर देखिएगा, अगर आपके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, क्या है, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, देखिए ये आपका उल्टा अनुपात है। अगर यहाँ पे तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। देखिए जरा इस बात को समझो, ये आपका ऐसे रेशियो है। अगर ये तरंग दैर्ध्य आपकी होगी ज्यादा, जरा इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं फिर समझ में आएगा। देखिए इनका जो नियम था वो क्या नियम था कि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है, ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होती, व्युत्क्रमानुपाती होती, ऐसे लिखा है। ठीक, अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर तरंग दैर्ध्य ये ज्यादा है प्रकाश की, जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसकी तीव्रता ये क्या होगी, कम होगी बच्चा। ठीक है, मतलब उस प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा, समझे। जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उस प्रकाश का प्रकीर्णन हमारा क्या होगा, कम होगा। अब इसका उल्टा कर दें, अगर मान लीजिए ये तरंग दैर्ध्य भैया घट जाए, क्या हो जाए, घट जाए, ठीक है, घट जाए, ठीक है, तो ये तीव्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये उल्टा अनुपात है आपका। तो अगर ये तरंग दैर्ध्य घटेगी तो आपकी तीव्रता बढ़ेगी, मतलब जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको अभी हमने बताया था पहले क्वेश्चन में कि आपका जो प्रकाश होता है जब ये प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे आपका बैंगनी होता है, सबसे ऊपर आपका क्या होता है, लाल होता है। तो अगर मैं बात करूं लाल प्रकाश की, किसकी, लाल प्रकाश की, ठीक है, तो लाल प्रकाश के लिए जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा आर, मतलब लैम्डा से मतलब है तरंग दैर्ध्य, आर का मतलब है रेड, मतलब लाल प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य जानते हो कितनी होती है, ये आपकी होती है, ये लगभग आपकी होती 7500 एंगस्ट्रॉम, क्या होती, 7500 एंगस्ट्रॉम। अगर बात कर लें हम बैंगनी प्रकाश, किसकी बात कर लें, अगर बात कर लें हम बैंगनी प्रकाश की, ध्यान देना भैया, अगर बात करें हम बैंगनी प्रकाश की, ठीक, इसे लिख लेंगे, इसकी तरंग दैर्ध्य को लिखेंगे लैम्डा वी से, वी फॉर वायलेट, लैम्डा से तरंग दैर्ध्य। तो ये आपकी तरंग दैर्ध्य होती लगभग में 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब डियर तुम बताओ यहाँ पे तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है, बताओ तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमारी क्या होती, ज्यादा होती है, और बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमारी क्या होती, कम होती है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, ठीक है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो जब यहाँ पे लैम्डा आर करेंगे ना तो ये तरंग दैर्ध्य क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम, क्या होगा, प्रकीर्णन इसका क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर यहाँ पे लाल प्रकाश होगा तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे देखिए लाल सबसे ऊपर होता है, बैंगनी सबसे नीचे होता है, बाकी सब प्रकाश इसके, बाकी सभी रंगों के प्रकाश इन दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। तो सबसे आपका क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं की, लाल की बैंगनी की ही बात कर लेते हैं, इन्हीं में समझ जाओ कि लाल जो प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है 75 एंगस्ट्रॉम, तो इसका जो प्रकीर्णन है सबसे कम होगा, ठीक है। अच्छा अगर यही बात करूं इसके लिए, अगर मैं यही बात करूं या आपके जो है बैंगनी प्रकाश के लिए, यहाँ पे हम लैम्डा वी कर रहे हैं, ठीक। अब देखिएगा ये क्या है, सबसे कम, क्या है भैया, सबसे कम, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है ना, तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों आप लोग समझ गए, क्योंकि आपका जो बैंगनी प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और जो आपका लाल प्रकाश था इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है 7500 एंगस्ट्रॉम। इसलिए लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है। अच्छा एक बात और है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, अतः ये आसानी से दूर से दिख जाता है, क्या होता है, अतः ये आसानी से दूर से दिख जाता है। तो बच्चों आप लोग इसका आंसर जान चुके होंगे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, जो लिखा है आपके ऑप्शन थे, इसमें आपका ऑप्शन जो होगा लाल रंग के प्रकाश के लिए, क्योंकि यहाँ सबसे पूछा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसके लिए होता है, तो क्या लिखेंगे, लाल प्रकाश के लिए, किसके लिखेंगे, लाल प्रकाश के लिए। क्यों, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती, अतः इसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा, समझ गए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर जान चुके हैं।
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, आप लोगों को बता चुके हैं। प्रिज्म द्वारा विचलन किसके, प्रिज्म द्वारा विचलन। तो देखिएगा डियर, हमने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था कि जब प्रिज्म से हम किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो विचलन कोण बनता है वो आपका बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और लाल प्रकाश के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बैंगनी रंग का। क्योंकि ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिटेल से नहीं बताएंगे। तो जो प्रिज्म द्वारा अगर किसी प्रकाश का विचलन होता है सबसे ज्यादा, तो किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को और देखते हैं ये अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। देखिए बच्चों, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। आपसे क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो डियर देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। किससे, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात करें हम, हमारा एक फॉर्मूला होता है, हमारा हमने पढ़ रखा कि चुंबकीय फ्लक्स, देखिएगा हमने इसके पहले चुंबकीय फ्लक्स पढ़ रखा है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाइव बी से डिनोट करते हैं। किससे, फाइव बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके मात्रक की, 5b का मात्रक क्या होता है, इसकी अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जानते क्या होता है, इसका मात्रक होता है डियर वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम फार्मूला निकालें 5b का, तो मेरे पास क्या होता है, ba cos थीटा। क्या होता है, ba cos थीटा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे थीटा 0 है तो यहाँ पे cos 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, cos 0। और cos 0 बच्चा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो हमारा उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तो हमारा उस हिसाब से हो जाएगा 5b इक्वल टू ba। क्या हो जाएगा, ba। अब देखिए, अगर मैं यहां करूं b इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 5b अपान में a। अब 5b, अब अगर b का मात्रक चाहिए तो हमें 5b का मात्रक चाहिए, a का मात्रक चाहिए। तो 5b यहाँ पे हमारा क्या फ्लक्स है, तो इसका मात्रक क्या होता है जानते हो, वेबर। अभी मैंने आपको बताया। अपान में ए फॉर एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ पे आपका जो बी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आपका यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन देखिएगा डियर, यहाँ पे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में ऑप्शन भी था और हमें पता, हमने इस तरीके से निकाल लिया। लेकिन और भी तुम्हें मात्रक बताते हैं, इसके मात्रक और कौन कौन से होते हैं। आप लोगों ने देखा कि हमने इसका ये वाला मात्रक कैसे निकाला, वेबर प्रति मीटर। अच्छा देखिएगा भैया, ऐसा है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में, अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई स्मॉल एल लंबाई का चालक रखा है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अगर धारावाही चालक कोई चुंबकीय क्षेत्र में बी में रखा है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू आई बी एल। क्या होता है, आई बी एल। यहां से अगर हम B इक्वल टू करें तो क्या होगा, F अपान में आई और एल। अब ध्यान दीजिए बच्चा, F आपका क्या है, बल। तो बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, ठीक। अपान में आई का है आपका करंट, इसका मतलब क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इनटू में एल क्या है, लंबाई चालक की, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। तो इस हिसाब से इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अच्छा, इसका मात्रक एक और होता है, जानते हो क्या, इसका मात्रक एक और होता है टेस्ला। क्या होता है, इसका मात्रक एक और होता है टेस्ला। समझ गए। तो हमने यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के एक नहीं तीन मात्रक बता दिए, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है, जानते हो क्या, इसका एक भैया और मात्रक होता है गॉस। क्या होता है, गॉस होता है। अब जरा भैया देखिएगा,
अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, देखिए न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर और टेस्ला की, और अभी मैंने आपको बताया था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ही मात्रक हैं। जरा मैं आपको इरेज करके फिर से बताता हूं, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए आपको मैं बी के मात्रक बताता हूं। किसके? बी के मात्रक। यहाँ पे बी आपका क्या है जानते हो? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो बच्चा देखिएगा यहाँ पे इसका एक मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरा आपके पास होता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक, ये हो गया। और इसका मतलब होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। अच्छा, इसका मतलब एक और होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। ठीक है, ये सब एक ही यूनिट में होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब एक ही पद्धति में होते हैं, ये दूसरी पद्धति में होता है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि आपका जो एक टेस्ला होता है वो 10 की घात 4 गॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ये दूसरी पद्धति में होता है, आपके ये सभी एक ही पद्धति में होते हैं। जहां पे आपका एक टेस्ला है वहां पे आप न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर यूज कर सकते हो, वहां पे आप वेबर मीटर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर गॉस यूज करेंगे तो 10 की घात 4 गॉस यूज करेंगे। समझ गए? तो इस क्वेश्चन के साथ तो समझ गए। देखा भाई, तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन के साथ में 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन के साथ में आपके 4-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जान चुके होंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा था? सेकंड वाला। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर था? नहीं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जान चुके हो। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है डियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बच्चों कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। इसे हम लोग φb से नोट करते हैं। तो ये क्या होता है आपका BA cos थीटा परिभाषा से। ठीक है, अगर आपका थीटा जो है 0 अंश हो, ठीक है, तो आपका cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बच्चा cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपके पास φb कितना हो जाएगा? BA हो जाएगा। ठीक है, BA हो जाएगा। अच्छा देखो, अभी मैंने बताया था कि इस जो चुंबकीय की तीव्रता इसका मतलब क्या होता है बच्चों? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बताया था? वेबर प्रति स्क्वायर इनटू में आपका ये एरिया। इसका मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो आपका मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? वेबर। क्या बचा? वेबर बचा। तो इस चुंबकीय फ्लक्स φb का मात्रक होता है डियर वेबर। निकाल लाए हम लोग। समझ गए? तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर जान चुके हैं। तो बच्चों आज की क्लास अपनी यहीं पे बस एंड होती है। आज मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, और जिन बच्चों ने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वो बच्चे पहला लेक्चर देख लेंगे। हमने वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को देना है। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, कितने नहीं दे पाते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं और कितने नहीं दे पाते हैं। सभी का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।